हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास सेवेंथ, कौन सा क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर 2, क्या है चैप्टर 2 पार्ट 2। ठीक, क्या है पार्ट 2 आज देख रहे हैं। कल हम लोग देख रहे थे कैसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, यानी भेड़ के शरीर से बाल कैसे उतारा जाता है, उनको सफाई की जाती है कैसे। ठीक, तो उसी का क्या है सेकेंड पार्ट है। थर्ड नंबर पे क्या था, छटाई था। छटाई यानी अभिमार्जन के रेशों को की छटाई होती है। ठीक, इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से की जाती है। देखिए यहाँ क्या है, भेड़ की ऊन उतारना। अब यहाँ टंकियों में अभिमार्जन मतलब सफाई करना। सफाई करने के बाद क्या है, उसकी छटाई करते हैं। कौन सा बड़ा रेशा उसे अलग कर देते, छोटे रेशे को अलग कर देते हैं। अब क्या है, अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। यहाँ क्या है, मशीनों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है, सफाई हो रहा है, यहाँ ऊन का धागा बनाया जा रहा है। अब क्या है, 5 नंबर पे रंगाई है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। किस किस के, भेड़ और बकरी से जो भी रेशे बनते हैं क्या होते हैं, काले होते हैं या भूरे होते हैं या सफ़ेद होते हैं। ठीक, विविधता पैदा करने के लिए, विविधता मतलब वैराइटीज़, ठीक, यानी विभिन्न प्रकार के विविधता पैदा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन रेशों की विभिन्न, क्या है, विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। यानी क्या है, ये तो होते हैं, काले होते हैं, भूरे होते हैं और सफ़ेद होते हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास स्वेटर तो हर कलर के होते हैं, तो क्या है, उन पे फिर कलर किया जाता है, यानी डाई की जाती है। ठीक, इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। रंगाई के दौरान क्या है, आपस में सारे धागे उलझ जाते हैं। अब क्या है, 6 नंबर क्या है, ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। ठीक, अब क्या है, कुछ और भी जानो में क्या है, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। कौन से जीवाणु, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में एक घातक रुधिर रोग, रुधिर यानी ब्लड, रक्त, खून, ये सब क्या है, सब एक ही है। ठीक, रुधिर रोग, सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। कौन सा जीवाणु है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है जो कौन सा रोग पैदा करता है, ब्लड रोग पैदा करता है, और उस रोग का क्या नाम है, सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। क्या कहलाएगा, व्यावसायिक संकट। व्यावसायिक संकट क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, अगर वही बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे व्यवसाय को क्या होगा, स्लो हो जाएगा और हमारे व्यवसाय पर संकट आ जाएगा। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यानी पहले स्थान पे कौन है, चाइना है, दूसरे पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे पे कौन है, हमारा प्यारा भारत है। ठीक, गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। न्यूजीलैंड की कौन सी भेड़ है, मेरिनो भेड़ है, उससे क्या होता है, सर्वोच्च कोटि की ऊन की प्राप्ति होती है। अब क्या है, रेशम। अब रेशम के धागा कैसे बनता है हम लोग ये देखेंगे। रेशम क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। जिस तरीके से वूल एक प्राकृतिक रेशा है, उसी तरीके से रेशम भी क्या है, यानी सिल्क भी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक, सिल्क भी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है, जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ठीक, वहाँ की कौन सी रानी थी,
इनकी जन्मदाता देश कौन है? चीन। महारानी कौन थी? सी लिंग ची। ठीक, कौन थी? सी लिंग ची। एक दिन अपने गार्डन में टहल टहल कर चाय पी रही थी और उसी चाय में, बागीचे में, और उनके बागीचे यानी गार्डन में से वो कोकून गिर गया इनके चाय में। ठीक, कोकून मतलब जिससे प्राप्त हो रहा है ये रेशम का कीड़ा जो है। ठीक, एक दिन इनके चाय में गिर गया। फिर इन्होंने अपने वहाँ के नौकर को बुलाया और बुला करके कहा ये देखो क्या है, ये चमक रहा है। फिर उन्होंने इस तरीके से निकाला, फिर वहाँ से रिसर्च करके और ये पाया गया कि इस तरीके से सिल्क को हम बना सकते हैं। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक यानी विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। अब ये फिगर में क्या दिखाया गया है? नर मादा वयस्क रेशम कीट, ये क्या है? शहतूत के पत्ती पर अंडे, ये क्या है? ये अंडे हैं। ठीक, शहतूत के पत्ती पर अंडे, रेशम कीट, यही रेशम का कीड़ा है। ये क्या है? कोकून बन गया है। यही कोकून उनके चाय में गिर गया था। ये क्या है? कोकून में विकासशील कीट। ये कोकून में क्या है? इसके अंदर कीड़ा है। ये जैसे एक कीड़ा है, ठीक, ये कीड़ा है, इसके नाक में 2 छिद्र हैं। ठीक, ये लार्वा निकालते हैं और इसको अपने आप में ऐसे 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 क्या करते हैं? गुथ लेते हैं। और इसी में कीड़ा क्या है? जिंदा है कीड़ा। अब क्या है? रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के वृक्षों पर पाले जाते हैं। कौन से? शहतूत, यानी जो गांव में तूत कही जाती है, इस समय खूब फल दिया होगा है, उसी को क्या कहते हैं? शहतूत कहते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। कहाँ? निचली सतह पे। इन अंडों में से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 सप्ताह में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। कितना? 4 से 6 सप्ताह। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष 4 सप्ताह से 6 सप्ताह क्या हुआ? 1 महीने से 1 महीना कितना हुआ? 30 से 40 दिन तक। ठीक, रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। ठीक, उनके नाक में छिद्र ऐसे 2 होते हैं। ये क्या है? यही विशेष रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है जो प्रोटीन होता है। ठीक, उनके नाक के छिद्र से जो 2 वो निकलते हैं लार्वा, वो क्या होते हैं? वो 2 क्या होते हैं? वो प्रोटीन रेशा होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। ठीक, ऐसे ही कीड़ा होता है और यहाँ से लसलसा पदार्थ निकलता है, वही क्या है? एक प्रोटीन होता है। कहाँ गया? एक विशेष प्रकार का रेशम अवस्था में प्रवेश करता है, रेशम के प्रोटीन होता है। लार्वा अंग्रेजी के 8 अक्षर के आकार में आगे पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। जैसे ये मान लीजिए कीड़ा हो गया। ठीक, अब ये क्या है? अंग्रेजी का 8 कैसे बनता है? 8 यूं बन रहा है। तो इसी तरीके से एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, क्या इसी तरीके से कीड़ा अपने आप को कोकून में बांधता चला जाता है। ठीक, फिर एक दिन क्या होता है? ऐसे गोल सा कोकून तैयार हो जाता है। ठीक, अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के धागे में बदल जाता है। जो ये 8 आकार में इस तरीके से वो लार्वा निकाल रहा है, ये क्या है? यही सूख करके रेशम का धागा बन जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। रेशम के रेशों में से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। यूं प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। ठीक, ये क्या है? ये कोया या कोकून है। इस तरीके से जब खोल में बंद हो जाता है, इसी को क्या कहा जा रहा है? कोया या कोकून कहा जा रहा है। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशे को काटते हुए बाहर निकल आते हैं। ठीक, ये कोकून क्या है? एक दिन ऐसा होगा कि ये कोकून को फाड़ करके और कीड़ा बाहर निकल जाएगा और ये क्या है? 2 पार्ट में धागा टूट जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। ठीक, अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। कोई भी कीड़ा होगा, ठीक, वो क्या होगा? अपना जीवन कार्य कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ देखिए इसका क्रम क्या है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ठीक, अंडा, लार्वा,
कोकून या कोया अब यहाँ कीट बन गया, ठीक। यही इसका क्रम है, जीवन चक्र है। पहले अंडा देगा, फिर लार्वा होगा, फिर कोकून बनेगा, फिर रेशम का कीड़ा बन जाएगा, ठीक। अब क्या है, क्रियाकलाप 1, गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाकर अलग अलग कीट लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे क्रम क्या था, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ठीक। कीड़ा को मोथ भी कहते हैं, ठीक। इनके क्रम को लगाने का प्रयास करें, किसमें, प्रयोग करने के लिए कह रहा है, ठीक। उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। अब क्या है, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर या बेंगलुरु में है, ठीक। कर्नाटक में दोनों है, मैसूर और बेंगलुरु। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है। अब क्या है, असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है, ठीक। क्या है, प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट के तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती हैं, यानी जो फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं, जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं, और एक बार में सैकड़ों अंडों देती हैं, यानी एक बार में 100 अंडे करीब देती हैं। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानीपूर्वक कागज पर अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। यानी जो रेशम कीट पालक हैं उनको अंडे को ही बेच देते हैं, ठीक। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में, यानी कीट पालक गृह मतलब घर में, उचित ताप एवं नमी में, एक टेम्परेचर होगा ना जिस पे रह सकते होंगे, उसी टेम्परेचर पे और नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकल आए। लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर, एक ट्रे बना होता है बांस का, उस पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्या में लार्वा रख दिया जाता है। यानी ट्रे एक लेकर के उस पर शहतूत की पत्तियां बिछा करके उसी पे लार्वे को रख दिया जाता है। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफ़ी बड़े तथा मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके इन नई पत्तियों को रखते जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों से बाहर आने लगते हैं, ठीक। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं, ठीक। अब क्या है, कोकून से रेशम प्राप्त करना, ठीक। अब तक तो हम लोग ये देखे, अब ये देखेंगे कैसे कोकून से रेशम बन रहा है। अब क्या होगा, पूर्ण कोकून बन जाने पर इन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। एक बड़ा सा कंटेनर लेकर के उस पानी को खौलाते हैं और इसी में कोकून को डाल देते हैं। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच की चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशे अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के रेशे होते हैं। जो कीड़े मर जाते हैं, पानी में खौला दिया जाता है, वो रेशे क्या होते हैं, लंबे होते हैं, यानी फिलामेंट रेशे फाइबर कहे जाते हैं, ठीक। आज जो कुछ कीड़े को जिंदा रखेंगे ना, नेक्स्ट टाइम में हमें जब अगर ये सेरीकल्चर करना है, हमें रेशम कीट पालन करना है, तो सारे कीट मर जाएंगे तो कहाँ से होगा। तो क्या है, कुछ को निकाल दिया जाता है कि वो अपने से विकास करे। तो जो कीड़ा अपने से निकल जाता है बाहर, तो क्या है, वो रेशे को तोड़ देता है और वो रेशे छोटे हो जाते हैं, यानी स्टेपल फाइबर वो कहलाते हैं। अब क्या है, रेशे को पृथक किया, इस पे अधिक लंबे तथा
उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती, क्यों? क्योंकि रेशा छोटा हो जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है, ठीक। यानी जो भी हम कोकून से रेशा निकाल रहे हैं, रेशम के रेशा निकाल रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? रीलिंग कहेंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशे एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। अब क्या है? रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों में टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। या तो इतना बता दे रहे हैं, क्या इन्हें भी जाने। रेशम कीट के एक कोकून यानी कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक के लंबा रेशमी धागे प्राप्त होते हैं। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए 5500 कोकून की आवश्यकता होती है, ठीक। इसीलिए हमेशा सिल्क के कपड़े महंगे मिलते हैं। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क कीट बनने के लिए तैयार के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक, ताकि वे रेशम के निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी आप लोगों को हम चाहते तो वीडियो इस पे दिखा देते स्क्रीन पे, तो उससे क्या होगा? कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके कि रेशम से कैसे धागा बनता है, रेशम का धागा, रेशम कीट से कैसे रेशम प्राप्त करते हैं, ये आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।